हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो कंसेप्ट और कन्वेंशंस का पार्ट 2 है उसमें हम बेसिकली कन्वेंशंस पढ़ने वाले हैं। तो कन्वेंशंस को हिंदी में हम कहते हैं अकाउंटिंग की परंपराएं या मान्यताएं। तो मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर customary rule or practice developed over time and accepted by the accounting community. They are not legally binding, but they help fill in gap where the accounting standards and law are silent. तो मतलब कि अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस है वो जो अकाउंटिंग की कम्युनिटी है उसके द्वारा एक बनाए गए रूल्स और प्रैक्टिस है। एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे जो परंपराएं और मान्यताएं होती है जो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और हम उनका पालन करते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस है वो अकाउंटिंग की कम्युनिटी ने डेवलप किए हैं और प्रैक्टिस करते हुए वो समय के साथ चले आ रहे हैं और जिसको कि हम अपनी अकाउंटिंग करने के दौरान उसको यूज़ करते हैं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसको। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर वाइडली एक्सेप्टेड। ये एक तरीके से वाइडली एक्सेप्टेड है, सभी जगह पे इनको क्या किया गया है, यूज़ किया गया है, सब लोग इसको अपनाते हैं, बट नॉन लीगल, ये लीगल नहीं है। मतलब कि इसको फोर्सफुली हम थोप नहीं सकते या इसको लागू नहीं कर सकते। ये रूल्स ऑफ प्रैक्टिस दैट गाइड accountants in recording, presenting the financial information, ensuring the consistency, transparency, comparability in financial statement over the time and across the different business। तो एक तरीके से ये भी एक रूल ही हो गए जो लोगों द्वारा बनाए गए हैं और जो कि समय के साथ में प्रैक्टिस में चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक तरीके से रूल्स और प्रिंसिपल्स का ही नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कोई लीगल नहीं है या इनको मानना कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी हम इसको कह सकते नहीं है कि एक तरीके से कंपलसरी तरीके से हम इसको लागू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वाई अकाउंटिंग कन्वेंशंस मैटर। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो एक तरीके से ये स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं, प्रमाणीकृत करते हैं आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको। फिर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इंक्रीज द ट्रस्ट एंड क्रेडिटिबिलिटी। तो ये एक तरीके से ट्रस्ट डेवलप करते हैं, क्रेडिटिबिलिटी को बढ़ाते हैं। फिर हम बात करते हैं हेल्प ऑडिटर्स, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स इवेल्यूट अ कंपनीज परफॉर्मेंस। किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करने में ये ऑडिटर की और इन्वेस्टर की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फिल द गैप्स वेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर साइलेंट और फ्लेक्सिबल। ये उस गैप को फील करते हैं जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहाँ पे कोई रूल नहीं दे पा रहे हैं या जहाँ पे गैप के अंदर इसमें कोई रूल नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे हम कन्वेंशंस को या जो परंपराएं चल रही हैं उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं कि कौन कौन से कन्वेंशंस हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का जो इसको हम बोलते हैं संगति की परंपरा या संगति की मान्यता, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सेम अकाउंटिंग मेथड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेन जो कीवर्ड्स जो होते हैं, ये बेसिक लाइन जो होती है वो हमें किसी भी कन्वेंशन को याद रखने के लिए ध्यान में रखनी है। द सेम अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। तो मतलब कि आपके जो अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं और आपके अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर साल क्या रहने चाहिए, एक जैसे रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने कोई और मेथड लगा दिया, अगले साल आपने कोई और मेथड लगा दिया। तो मेथड्स के रिगार्डिंग या फिर हम प्रिंसिपल के रिगार्डिंग अगर कहें तो आपको क्या रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। मतलब हर साल उसको एक जैसा मेथड यूज़ करना है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इनेबल मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस द ईयर। मतलब अगर आप अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साल से दूसरे साल के साथ में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो मेथड्स और प्रिंसिपल्स हैं उसमें कंसिस्टेंसी हो। अगर आपने मेथड्स को चेंज कर दिया है, प्रिंसिपल को चेंज कर दिया है, तो आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में इसका दूसरा काम है अवॉइड द कन्फ्यूजन फॉर यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये जो यूज़र्स होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके जो कन्फ्यूज़न है उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्योंकि अगर आप सेम एक जैसा मेथड यूज़ करेंगे तो जो आपके यूज़र्स हैं वो
आसानी से आपकी इन्फॉर्मेशन को समझ पाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करती है तो उसको ये ज़रूरी है कि हर साल वो स्ट्रेट लाइन मेथड को ही यूज़ करे। ऐसा नहीं है कि अगले साल उसने रिटर्न डाउन वैल्यू यूज़ कर लिया, फिर उसके अगले साल उसने स्ट्रेट लाइन यूज़ कर दिया। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से वो कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी और आपके जो यूज़र्स हैं वो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल तरीके से ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपका है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें कि सब एक मेन लाइन ये है कि अकाउंटिंग के जो भी मेथड्स और प्रिंसिपल्स हैं वो ईयर टू ईयर आपको क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। बस ये एक लाइन आपको ये पूरा याद रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, फुल डिस्क्लोजर। तो ये जो आपका कन्वेंशन है इसके अंदर ये बताया गया है कि अकाउंटिंग की किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, जो महत्वपूर्ण आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पूरी तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल रेलिवेंट फैक्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फुली डिस्क्लोज। ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करता है, रिलेट करता है, उसको पूरी तरीके से आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर दैट द कंपनी report all significant information and relevant details in their financial statement and accompanying notes to ensure users such as the investor and creditors can make the informed डिसीज़न। तो इससे क्या होता है कि जो आपके यूज़र्स होते हैं वो एक सही ढंग से डिसीज़न ले पाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो डिसीज़न लेने वाला है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने जो रेलिवेंट फैक्ट हैं या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप पूरी तरीके से क्या करें, रिप्रेजेंट करें। अब इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये मेन लाइन है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर लाइक इन्वेस्टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजन। उनको कोई व्यवस्थित डिसीजन लेने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का नाम आपने सुना होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी कहीं पे भी बैलेंस शीट में दिखाई नहीं जाती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होती है वो नोट टू अकाउंट्स जो कि आपके बैलेंस शीट के नीचे होते हैं उसके अंदर आपकी रिप्रेजेंट की जाती है। और वो क्यों रिप्रेजेंट की जाती है? ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दे पाए हैं वो आप अपनी बैलेंस शीट में अलग से नोट टू अकाउंट में दे सकें। तो इसके अंदर जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज, पेंडिंग लॉ शूट्स वगैरह जो होते हैं जिसके बारे में हमें जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते वो नोट टू अकाउंट्स में देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हम कौन सा कन्वेंशन लगा रहे होते हैं, फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये फुल डिस्क्लोजर में आपको इतना सा याद रखना है। ये थोड़ा सा कंटेंट अगर आप याद रखते हैं तो आप अपने हिसाब से काफ़ी सारा कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में। इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। अगर ये प्रूडेंस के नाम से आए तो भी सेम चीज़ है, और अगर ये कंजर्वेटिज्म के नाम से आए तो भी सेम चीज़ है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल है ये कि एंटिसिपेट ऑल द पॉसिबल लॉसेज बट डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट अंटिल दे आर रियलाइज। तो आपको अपने सभी जो लॉसेज होते हैं उनको फोकस में रखना है, जबकि प्रॉफिट के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, ये हम बहुत यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रोविज़न मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो हम प्रोविज़न बनाते हैं किसी भी रिगार्डिंग, चाहे टैक्स का हो, चाहे डेप्रिसिएशन का हो, चाहे बैड डेब्ट्स का हो, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम बेसिकली अपने लॉसेस को कवर करने के लिए इस तरह के प्रोविजंस बना रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने लॉसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है कि आपको लॉसेस कब होने वाले हैं, कैसे होने के चांसेस हैं बिजनेस में, इन सब चीज़ों का पहले से ही एस्टिमेशन किया जाता है, ताकि जब वो सिचुएशन अराइज हो तो उस समय बिजनेस को ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। तो ये प्रूडेंस जो है वो यही चीज़ कहना चाहते हैं प्रूडेंस के अंदर कि आपको अपने जो पॉसिबल लॉसेज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अचानक से अगर कोई लॉस हो जाता है बिजनेस को तो एक बड़ा झटका लगता है। तो उस झटके से बचने के लिए आपको लॉसेज के लिए पहले से ही एस्टिमेशन करना चाहिए। जबकि आपको प्रॉफिट कहाँ से होने वाले हैं वो तो ठीक है, होंगे ही। अगर जो प्रॉफिट होने वाला है वो तो होने वाला ही है, उसको हम पहले से सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखकर अगर काम करेंगे तो अपन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पर्पस देखो, प्रिवेंट द ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम और असेट्स। देखो हम ओवर स्टेटमेंट को इससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और दूसरी बात है प्रमोट द रियलिस्टिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो हम इसमें प्रमोट करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल क्या है, रियल है।
ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है इसका। तो ये आपको थोड़ा सा कंटेंट याद रखकर इसकी पूरी जो ये जो है कंजर्वेटिज्म, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इसको हिंदी में हम बोलते हैं महत्वता की परंपरा या मान्यता, ठीक है। तो महत्वता का मतलब क्या होता है, मटेरियलिटी का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, ओनली आइटम दैट मटेरियल, जो कि सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, ठीक है, इनफ टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूज़र शुड बी रिकॉर्डेड इन डिटेल। आपको उन सब चीज़ों को जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको डिटेल में क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। फालतू चीज़ों को रिकॉर्ड करने से अच्छा है जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के क्राइटेरिया से, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, डिटेल में लिखना चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब है महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखो, ठीक है। अब हम पर्पस क्या है इसका, पर्पस है कि अवॉइड नेसेसरी डिटेल एंड कीप स्टेटमेंट क्लियर एंड कंसाइज। तो आपकी जो स्टेटमेंट क्लियर और क्या होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, डिटेल में होने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें अच्छे से दिखाई गई हो। हेल्प फोकस ऑन इंफॉर्मेशन दैट ट्रूली मैटर्स। आपको उन इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए जो कि आपके लिए क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल हम इसमें क्या कह सकते हैं, अ बिजनेस में राइट ऑफ स्मॉल आइटम लाइक पेन, पेपर, एक्सपेंसिव, ठीक है। ये सारे जो है ना पेन और पेपर, ये हम उसको असेट्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, क्यों, उसको हम एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि हमने कोई बिल्डिंग खरीदा है तो वो क्योंकि कैपिटलाइज आइटम है तो हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, ठीक है। देखो, कैपिटलाइज नहीं करते हैं हम पेन और पेपर को, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। बस खत्म हो गई आपके, तो 4 ही थी, ठीक है। कंजर्वेटिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंजर्वेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा, ठीक है। इसको मैं हिंदी में बताना भूल गई थी। इसको हम रूढ़िवादिता की अवधारणा या रूढ़िवादिता की क्या बोल सकते हैं, मान्यता या परंपरा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके था बिल्कुल शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने सिर्फ कन्वेंशंस पढ़े हैं और बेसिकली ये 4 कन्वेंशंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जो भी कॉलेज में आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ में। अब कौन सा टॉपिक लेना है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो जितना हो सके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और साथ ही में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।